कारक तत्व के विषय में काफी मैंने लिखवाया है। सिग्निफिकेटर, जैसे फर्स्ट हाउस का हम देखें तो कुंडली का प्रारंभिक बिंदु, जिसे हम लग्न कहते हैं। लग्नेश यानी लग्न के स्वामी को राजा माना जाता है। किसी व्यक्ति का रूप भी प्रथम भाव से निर्धारित किया जाता है। यह आपके चरित्र, इच्छा शक्ति, सोच प्रक्रिया, स्वास्थ्य को भी दर्शाता है, हेल्थ। अब इसमें इतना ही बताऊंगा, बाकी तो मैंने क्लासेस में आप बीच बीच में आपने लिखा ही होगा। सेकेंड हाउस में अगर आप आते हैं तो ये वो घर है जो हमारे फाइनेंस, हमारी बोलने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। अब इसमें देखिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। यदि शनि बुध मंगल राहु पाप मैलेफिक प्लैनेट की बात करें, घर में हो, तो जातक झूठ बोल सकता है। ये हमारे खाने की आदत को भी दर्शाता है। मैंने आपको बताया था तामसिक, राजसिक, तो तीसरा क्या था? सात्विक। ये किस प्रकार के खाने का शौकीन होगा, हमको यहाँ के बैठे हुए प्लैनेट के अनुसार मालूम चलेगा। ये किसी व्यक्ति के परिवार को भी दर्शाता है। दूसरा भाव बोलने का भी है, वाणी का भी, वाक सिद्धि। चौथे घर पे आते हैं। ये वो घर है जो माता को दर्शाता है। शहर या उस स्थान का प्रतिनिधित्व करता है जहां व्यक्ति का जन्म हुआ था। संपत्ति, वाहन, घर की शांति को दर्शाता है, हमारी प्रॉपर्टी को भी दर्शाता है। थर्ड भूल गया, सॉरी। चलो इसके बात कर लेंगे। अब जैसे किसी का मेलेफिक इन्फ्लुएंस में फोर्थ हाउस है, जैसे मान लेते हैं फोर्थ हाउस में राहु है, तो ऐसा जातक दिल खोलकर खुशी नहीं मनाएगा। अपने घर में पूरी जिंदगी में सुखों की कमी महसूस करेगा। ऐसा है? बताइए रेणु जी। रेणु जी का सब बढ़िया है, प्रिडिक्शन गलत हो गई। ओके, चलिए। थर्ड हाउस, ये वो घर है जो साहस, प्रयास, बहादुरी, दस्तावेज, डॉक्यूमेंटेशन जो बोला था मैंने पहले, छोटे भाई बहन और पड़ोसी का प्रतिनिधित्व करता है। अगर थर्ड हाउस में मेलेफिक प्लैनेट हो तो क्या होगा, अब इससे आप समझ सकते हैं। पांचवें घर को हम देखें। पांचवा घर, ये वो घर है जो बुद्धि, संतान की उत्पत्ति और प्राकृतिक, जिसको हम क्रिएटिव बोलते हैं, क्रिएटिविटी बोलते हैं, प्राकृतिक रूप से रचनात्मक कार्य, मतलब क्रिएटिविटी को भी दर्शाता है।
पांचवें घर में स्थित ग्रह व्यक्ति के पिछले जन्म के कर्मों, अच्छे और बुरे दोनों कर्मों को दर्शाता है। पेंडिंग कर्मा, अगर चंद्रमा यहाँ है तो नेचुरल टैलेंट होता है व्यक्ति में। किन चीजों का वो आपको मालूम है। वीनस यहाँ परफेक्शन देता है। मंगल यहाँ एग्रेशन देता है। और पांचवें घर को अगर हम देखें, ये कलात्मक कार्य, अभिनय को भी प्रतिनिधित्व करता है। छठवें घर में आते हैं, ये वो घर है जो रोग, शत्रु, नौकरी का प्रतिनिधित्व करता है। लोन भी यहां से देखते हैं, लिटिगेशन भी यहां से देखते हैं, कोर्ट केस भी यहां से देखते हैं, अनप्रिविलेज पर्सन भी यहीं से देखेंगे। सातवें घर में आते हैं तो ये वो घर है जो जीवन साथी, वैवाहिक जीवन, बिजनेस पार्टनर, शत्रु। शत्रु कौन से? ओपन एनिमी, जिनका आपको ज्ञान होगा। प्रतियोगी, कंपटीशन। छठवें घर से देखेंगे, चोर का प्रतिनिधित्व भी करता है ये हाउस। आठवां घर, ये ससुराल, कठिनाई, बाधा, ऑब्स्टिकल्स, अनेक रोगों को, बीमा, अचानक धन, गुप्त ज्ञान जैसे तंत्र विद्या, भूमिगत चीजें, बेकार सामग्री, दान लेने की प्रतिनिधित्व, दान लेने का प्रतिनिधित्व करता है। जमीन के अंदर की चीजें, वेस्ट मटेरियल, डोनेशन लेना भी यहीं से देखेंगे। भीख लेना, बेगर, आठवां घर। नौवां घर, ये वो घर है जो पिता, गुरु, उच्च शिक्षा, धर्म में विश्वास, पारंपरिक कार्य का प्रतिनिधित्व करता है। ये पितरों का घर भी है और इसीलिए इस घर से पितृ संबंधित ऋण भी देखा जाता है। इसी घर से कुल देवी, कुल देवता को भी देखा जाता है, बाबा, दादा, एटसेट्रा एटसेट्रा। दसवां घर, ये वो घर है जो पेशा है, जनता के समान आपकी हैसियत सामने, सॉरी, जनता के सामने आपकी हैसियत, सरकार, स्टेटस, इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। क्योंकि जो काम करते हैं, जो कर्म हम करते हैं, उसी से हम जाने जाते हैं। बॉस या ऐसा व्यक्ति जिसने आपको काम दिया हो, उनका प्रतिनिधित्व करता है। 11वें घर पे आते हैं, ये वो घर है जो मनोकामना पूर्ति को दर्शाता है। बड़े भाई बहन, मित्र जो आपको या जो आपके शुभ चिंतक है, उनका प्रतिनिधित्व करता है। इच्छा पूर्ति का भी है, दोस्तों का भी है। और दोस्तों जो शुभ दोस्त है, अच्छे दोस्त। 12वां घर,
ये वो घर है जो विदेश यात्रा, सपने, अस्पताल में भर्ती, खर्च, गुप्त शत्रु, जेल की यात्रा, नशा मुक्ति, पुनर्वास केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है, चैरिटी भी है, लोन चुकता 12वें घर से। अगर कोई नशा मुक्ति केंद्र में गया है तो उसके 12वें घर से हम पता लगा सकते हैं। 12वां घर कहीं ना कहीं उस समय एक्टिवेट होगा या कार्य कर रहा होगा। 11वें घर में जो भी ग्रह होते हैं वो कोशिश यही करते हैं कि लाभ दें। पहले हाउस का संबंध जिस घर से होगा उस घर के रिश्तेदार की वजह से आपका नाम होगा। जैसे केतु 9th हाउस में तो मल्टीपल रिलीजन को मानने वाला। पिछले जन्म में आप कैसे थे वैसे ही आपको इस जन्म में स्पाउस मिलेगा। फर्स्ट हाउस एंड सेवेंथ हाउस की राशि को देख सकते हैं अगर कोई प्लैनेट नहीं है तो। आमतौर पर देखा गया है शनि 9 वाले नास्तिक होते हैं, और जो नास्तिक होते हैं वही असली आस्तिक भी होगा, ध्यान रखिएगा। 8वें घर में अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सबका एक एक। 8वें घर में चंद्रमा है, 8वें घर ऑब्स्टेकल्स का है तो मन में डर, ऑब्स्टेकल्स, ऐसी चीजों का लोगों को सामना करना पड़ेगा। जैसे मंगल 4 में तो माता को कष्ट, वही मेलेफिक और वाली कंडीशन आती है। इस तरीके से ये चीजें चलती हैं। अब इसमें देखते हैं चंद्र राशि, ये वो राशि है जिसमें चंद्रमा स्थित है। एग्जाम्पल के लिए चंद्रमा अष्टम राशि में स्थित है तो ये कहा जा सकता है कि व्यक्ति की चंद्र की राशि स्कॉर्पियो है, और लग्न में ये वो राशि है जो कुंडली के पहले घर में स्थित है। जैसे प्रथम घर में तीसरी राशि यानी मिथुन राशि, तो इसका अर्थ ये है व्यक्ति मिथुन लग्न का हुआ। बेसिकली ये बेसिक्स है, एक बार रिपीट कर देता हूं। अब आते हैं हम रेट्रोगेट कंबस्ट पे, थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करते हैं, बाद में भी इसको पढ़ाया जाएगा। और जैसे कि रेट्रोग्रेशन से ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रह पीछे की ओर चल रहा है। वक्री ग्रह हमेशा जिद्दी होता है और अपने जोरदार फल देता है। सूर्य और चंद्रमा कभी बकरी नहीं होते, वक्री। राहु और केतु हमेशा बकरी होते हैं, उल्टी चाल चलते हैं। अभी मैंने दो कंडीशन बताई, इसके अलावा सभी ग्रह वक्री हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई ग्रह वक्री हो तो ये कहा जा सकता है कि उस ग्रह से संबंधित उस व्यक्ति के पिछले जन्म के कुछ कर्म बाकी हैं।
अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु किसी भी भाव में वक्री है तो व्यक्ति को पिता, गुरु, शिक्षक के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए। अपने धर्म और रीति रिवाजों का पालन करना चाहिए। पुरोहित की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसी तरीके से हम सब चीजों को देखेंगे। बृहस्पति साल में एक बार वक्री होता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल वक्री हो तो भाई साले, पत्नी का भाई के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए। मिठाई दान करें, विशेष रूप से लेबर क्लास मजदूरों आदि जिनको अच्छा ज्ञान है, ऐसे ब्राह्मण को दान दें या उनकी सेवा करें। मंगल अपने टाइम में 2 बार एक साल में बकरी होता है। अब मंगल वक्री हुआ है तो जन्म, पिछले जन्म में खून को गंदा किया होगा व्यक्ति ने। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र वक्री हो तो उसे अपने जीवन साथी को खुश रखना चाहिए। महिलाओं की सेवा करनी चाहिए, सम्मान करें, गायों की सेवा करें। और जो शनि वाले लोग होते हैं, रेमेडी भी दे देता हूं मैं इसमें। लेबर क्लास लोग होते हैं, जातक को दही के साथ शक्कर, दही के साथ चीनी मिला के दे, लस्सी दे दे, सबसे बेस्ट। और स्टे अवे फ्रॉम इलीगल अफेयर। ये ग्रह 2 साल में एक बार वक्री होता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध वक्री हो तो व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रयास करने के बाद चीजें घटित होती हैं। और ये साल में 3 बार वक्री होता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध बकरी हो तो उसे 8 वर्ष या उससे कम उम्र के छोटे बच्चों को खाना खिलाना चाहिए या स्टेशनरी का सामान देना चाहिए। और पक्षियों को हरी मूंग रात में सिनारे में भगा रख के, या बकरियों को हरी घास खिलानी चाहिए। अगर शनि आपकी कुंडली में वक्री है, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि वक्री हो तो मजदूरों, ओल्ड एज पर्सन की सहायता सेवा करें, कौवे भैंस को चारा दें, लोगों को काले रंग, लोहे आदि से बनी चीज। बेसिकली शनि जो है कर्मों के आधार पर चलने वाला ग्रह। अगर आपने किसी लेबर को कष्ट दिया तो समझ जाइए। जैसे शनि 5 में है तो रुकी हुई विद्या, लाइक ज्योतिष जो है इस जन्म में पूरा करेगा वो। शनि 5 वाले का बता रहा हूं मैं स्पेसिफिक। सांवला लंबा ओल्ड एज पर्सन की सेवा करना है। शनि की चीजें शनि के पर्सन को दे दे। जब शनि गोचर में वक्री हो तब उस समय में किसी वक्री ग्रह या किसी व्यक्ति से संबंधित कोई बचा हुआ कार्य कर सकता है। यदि ऐसा करता है तो शनि देव द्वारा कार्य को स्वीकार कर लिया जाता है। बाकी मैंने आपको बता दिया। अगर हम कम्बस्ट की बात करें, कम्बशन आप देखते होंगे कुंडली में, रेट्रोगेशन का तो बता दिया मैंने। हम धीरे धीरे और भी आगे चल के करेंगे। जब भी कोई ग्रह सूर्य के बहुत निकट पहुंचेगा, अब देखो सूर्य अग्नि होता है। अगर आपको अग्नि के 6 फीट दूर है और अग्नि के 1 फीट दूर आ जाए
तो आपको इरिटेशन होगी। तो इसी प्रकार से जब भी कोई ग्रह सूर्य के बहुत निकट पहुंचेगा तो वो ग्रह अस्त हो जाएगा और उस ग्रह का नकारात्मक प्रभाव भी कम हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा अपवाद भी है। ये नियम राहु पर भी लागू नहीं होता। राहु पर लागू नहीं होता है ऐसे बोलेंगे, क्योंकि सूर्य इसकी शक्ति या नकारात्मक प्रभाव को कम नहीं कर पाता। बृहस्पति को कभी भी अस्त नहीं माना जाता, क्योंकि वो देवगुरु है। बुध को भी कभी अस्त नहीं माना जाता, क्योंकि वो राजा का बेटा है, प्रिंस। और सूर्य बच्चे को अस्त नहीं करेगा। राहु और केतु को भी अस्त नहीं माना जाता। कोई भी रेट्रो बकरी पिछले जन्म का पेंडिंग कर्मा या पेंडिंग काम है, या जो पाप किया होगा, मतलब पर्टिकुलर लोगों के प्रति सेवा भावना रखना बहुत ही जरूरी है। कोई भी ग्रह की चीजें ग्रह के लोगों को दे दे तो अच्छा होगा। दिस इज द रेमेडी। अब ये तो हो गया रेट्रो और ये वाला प्लैनेट हो गया। अब हम आते हैं, थोड़ा सा हम दृष्टि के विषय में भी पढ़ते हैं एस्पेक्ट। जैसे सूर्य हो गया, जिस घर में बैठता है उस घर पर दृष्टि डालता है और सातवें घर को देखता है। चंद्रमा जिस घर में बैठता है उस घर पर दृष्टि डालता है, सातवें घर को देखता है। ऐसे ही बुध का, शुक्र का, बृहस्पति के तीन दृष्टि आपको बताई, सातवीं, पांचवी, नौवीं। मंगल की मैंने आपको डिस्क्राइब किया था, सातवीं, चौथी, आठवीं। शनि की मैंने डिस्क्राइब किया था, सातवीं, तीसरी और 10वां। हमको 10th पर ज्यादा फोकस करना है। राहु केतु की दृष्टि हम नहीं लेते, शनि का आपको बता दिया। तो दृष्टि इस तरीके से होती है। अब देखें, बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से भी बता देता हूं। मंगल वह शक्ति है जो दर्शाता है आपकी कुंडली में आक्रामकता, लड़ाई आदि को का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए जहां भी मंगल की दृष्टि होगी वहां वहां अपनी आक्रामकता, ताकत, आग, लड़ाई आदि देगा। बृहस्पति, सामान्य तौर पर बृहस्पति की दृष्टि हमेशा सकारात्मकता लाएगी। बृहस्पति परिणाम को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए गुरु जब प्रथम घर में स्थित हो तो पांचवें घर पे दृष्टि करेगा, तो ऐसे में यह व्यक्ति के पेट को बढ़ा देगा, क्योंकि बृहस्पति वसा का कारक भी है। लेकिन जब सप्तम घर को देखेगा तो ये वैवाहिक जीवन की संतुष्टि, उम्मीद के स्तर को बहुत अधिक बढ़ा देगा, और इसीलिए व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में तनाव और समस्याओं का निर्माण हो सकता है। बृहस्पति जहां भी स्थित हो उस घर में ये हमेशा उस घर के कम से कम एक कारक कारक तत्व को नेगेटिव रूप से प्रभावित करेगा। एग्जाम्पल, अगर प्रथम फर्स्ट हाउस में गुरु है स्थित, तो ये व्यक्ति के ज्ञान को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा और उस व्यक्ति के अहंकार को भी बढ़ा सकता है। एग्जाम्पल, यदि बृहस्पति दूसरे घर में स्थित हो तो ये परिवार के बुजुर्गों को बुजुर्ग व्यक्ति से अलग या दूर कर देगा। एक बार तो जरूर करेगा। राहु और केतु, राहु व्यक्ति की इच्छाओं को बढ़ाता है,
जो व्यक्ति को असंतोष की ओर ले जा सकता है, जब उसकी इच्छा पूर्ति नहीं होगी। जहां बैठेगा वहां को एक्सपेंड करेगा। केतु वैराग की ओर ले जाता है और किसी विशेष चीज की प्यास को बढ़ाता है। हकीकत में, हकीकत की कमी केतु है, लेकिन व्यक्ति के पास जो है उससे अधिक की इच्छा करना राहु है। इसीलिए राहु जहां भी स्थित होगा उस स्थान पर इच्छा में वृद्धि करेगा। साथ ही राहु की दृष्टि नहीं लेते हम, इसलिए उसको लेना नहीं। यहाँ अब केतु जहां कहीं भी बैठेगा या स्थित होगा, वो बहुलता 3 या 3 से अधिक की ओर ले जाएगा। इसीलिए किसी भी घटना को करने के लिए एक व्यक्ति को कई प्रयास करवाएगा। एग्जाम्पल, अगर केतु 9वें घर में हो तो जातक को अनेक धर्मों के बारे में जानने की इच्छा हो सकती है, या व्यक्ति अनेक धार्मिक स्थलों की यात्रा कर सकता है। ऐसे आप पूरे लोगों को, पूरे प्लैनेट को, पूरे घर में केतु को आप ले सकते हैं। अब जैसे शनि की दृष्टि सामान्य रूप से विनाश देती है, देरी, इनकार या उस घर के परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है जिस घर पर वो दृष्टि डाल रहा है। तो शनि जिस स्थान पर स्थित होता है उस घर की शक्ति परिणाम में वृद्धि करता है। सिंपल रहना है हमको। इसी प्रकार से हमने ये आज कंबस्ट, रेट्रो, सिग्निफिकेटर और एस्पेक्ट को एक बार फिर से मैंने रिवाइज कर दिया है। जब हम नक्षत्र नक्षत्र पढ़ेंगे तो नक्षत्र के विषय में भी बताया जाएगा आपको धीरे धीरे, उसके भी नोट्स लिखवा देंगे। तो इसी तरीके से आपको बता दिया जाएगा।